तो हेलो एवरीवन, एक बार मुझे कंफर्म कर दो कि आवाज आ रही है सभी को। ओके। तो क्लास शुरू करने से पहले जो लास्ट क्लास मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे उनमें अगर कोई डाउट है तो वो क्यूए में आप पूछ लो मुझसे, ठीक है। क्यू एंड ए जो ऑप्शन होती है ना उसमें क्वेश्चन पूछ लो। रिपीट मत करना, अगर कोई क्वेश्चन किसी ने लिख दिया ऑलरेडी तो उसको दोबारा मत लिखना। 1 से लेके 14 तक मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, अगर आपको याद हो तो। उसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 14। इसके अलावा कोई और डाउट किसी का? क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 और 5, 11, 10 सारे ही हैं इसका मतलब। 5, 11, 10 किसी का 8 भी है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है आपको कि ए रेशो बी है 1:3, बी रेशो सी है 5:7, सी रेशो डी है 9:7। तो आपसे बोला गया है कि बताओ एबीसीडी क्या रहा होगा। तो क्लास में ही ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया था। 1:3, बी रेशो सी है हमारे पास 5:7 और सी रेशो डी है 9:7, ठीक है। और आपसे पूछा गया है एबीसीडी क्या रहा होगा, मतलब आपको कंबाइन करने के लिए बोला गया है, रेशोस को कंबाइन करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से होगी कंबाइन। 1:3, 5:7, 9:7। आपको एक क्वेश्चन कराया था ना 4 का, और मैंने आपको कहा था कि अगर 4 का केस आपको एग्जाम में आता है तो सीधा यही पूछेगा और कुछ नहीं आएगा, रेशो बनाने के लिए ही कहेगा। तो जो खाली प्लेसेस है, जैसे एक खाली प्लेस है, 2, 3, 4, 5 और 6, हम क्या करेंगे इसमें, इसके लेफ्ट या राइट में जो भी लिखा होगा वो एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 लिखा है तो 5 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 9 और यहाँ भी 9, ठीक है। उसके बाद करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पे आ गया 45, यहाँ पे आ गया 45 × 3, यहाँ पे आ गया 9 × 7 63 × 3, और यहाँ पे आ गया 49 × 3। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो रेशो बनी है हमारे पास, इसमें 3 कॉमन है। जैसे ये 15 से कैंसिल हो सकता है 3 से, ये 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, तो 15:45:63:49, ये क्या रहेगा हमारा आंसर। 15:45:63:49, ठीक है। ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है वो कि ए रेशो बी है 1/2:3/8। सेम क्वेश्चन, देखो बिल्कुल कोई डिफरेंस ही नहीं है, बस इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा पहले इस तरीके से करने के लिए। साथ साथ देखो जो डाउट होंगे, डाउट कोई नहीं लिखेगा, मैं पहले बता दूं। जिसका भी डाउट है, डाउट्स को कोई भी नोट नहीं करेगा, ठीक है। डाउट को कोई भी, आप बात ध्यान से सुन लो, डाउट को कोई भी नोट डाउन कोई नहीं करेगा, सारे के सारे फिर से एक बार ट्राई करेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है ये दोनों सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से करवा रहा हूं, ठीक है। आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ जी नविता, आवाज नहीं आ रही आपको? ठीक है। 6 क्वेश्चन में इस तरीके से था कि आपको ये बोल दिया था उसने
कि ए रेशो बी है हमारे पास 1/2 रेशो 3/8, बी रेशो सी है हमारे पास 1/3 रेशो 5/9 और सी रेशो डी है जी 5/6 रेशो 3/4। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर कोई आप में से ये कह रहा है कि मुझसे 5वां क्वेश्चन नहीं निकला और 6th क्वेश्चन हो गया, या फिर ये कह रहा है कि 5th क्वेश्चन मैंने निकाल दिया और 6th क्वेश्चन नहीं निकला, तो फिर तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता। दोनों क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है बिल्कुल। बस इनको पहले रेशियो में कन्वर्ट करना है। ये 4 से कैंसिल हुआ और 4 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 4/3, ये 3 से कैंसिल हुआ और 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3/5, ये 3 से कैंसिल हुआ और ये 2 से कैंसिल हुआ तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 10 और ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 9। रेशियो बना ली हमने कि ए रेशियो भी है 4/3, बी रेशियो 3 है 3/5, सी रेशियो डी है 10/9। अब ये रेशियो कैसे बनती है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कल की क्लास में स्टार्टिंग में बताया था कि फ्रैक्शन को सोल्व कैसे करना है ना। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, इस तरीके से। तो भाई देखो, उसके बाद मुझे क्या करना है, इनको कंबाइन करना है। अब कंबाइन करने के लिए एक तो तरीका मैंने आपको बताया था, दूसरा एक और तरीका भी था। देखो, अगर मुझे ए बी सी को कंबाइन करना है तो बी को सेम करना पड़ेगा कि नहीं। एक तरीका ये भी तो होता है, या तो आप बिल्कुल लेडर बना दो, प्रॉपर है ना, सीढ़ी बना दो, या फिर बी को बराबर कर लो। बी देखो ऑलरेडी बराबर है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ए रेशो बी रेशो सी जो है वो कितना है 4/3/5। बिना वो वाला मेथड यूज करे भी निकल सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी है। यहाँ पे 3 दोनों जगह है तो क्या लिख सकता हूँ 4/3/5। ए बी सी तो कंबाइन हो ही गया, और बस सी और डी अलग अलग है। सी डी कितना है 10/9। ठीक है। तो अगर मुझे इनको भी कंबाइन करना है तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ कि सी की वैल्यू यहाँ पे 5 और यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है 10। तो ऐसा करते हैं, इस पूरी रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी की वैल्यू 10 हो जाएगी और यहाँ भी सी की वैल्यू क्या रहेगी 10 रहेगी, तो ये भी हमारे साथ ही आ जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 10 एंड d विल बी 9। तो आंसर रहेगा 8/6/10/9। ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अंकुश, थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में ही करवाया था, अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं ना तो ध्यान से देख लो बेटे। और थर्ड क्वेश्चन में है क्या, ए रेशो बी है 1/2, बी रेशो सी है 2/3, सी रेशो डी है 3/4। बी की वैल्यू भी कॉमन है और सी की वैल्यू भी कॉमन है, तो इसका आंसर आएगा 1 2 3 4। सेवंथ क्वेश्चन देखो, सेवंथ क्वेश्चन में है कि ए रेशो बी रेशो सी है 2 3 4 में। ए रेशो बी रेशो सी है 2/3/4 में, और आपको क्या बोला गया है कि बताओ ए बाई बी बाई सी और सी बाई ए कितना रहा होगा। ए बाई बी बाई सी एंड सी बाई ए कितना रहा होगा, इस तरीके से है। तो मुझे क्या करना है, एबीसी की वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, मुझे क्या करना है यहाँ पे एबीसी की वैल्यूज पुट करनी है। लग गया पता। तो एबीसी की वैल्यूज कैसे पुट करेंगे हम यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आएगा ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 4 है। ठीक है। तो ए की वैल्यू 2 पुट करो, बी की वैल्यू 3 पुट कर दो, उसके बाद बी की वैल्यू 3 पुट कर दो, सी की वैल्यू 4 पुट कर दो, नेक्स्ट सी की वैल्यू 4 पुट कर दो और ए की वैल्यू 2 पुट कर दो। इस तरीके से आ गया कि नहीं। तो आपसे रेशो पूछी हुई है, तो ये जो फ्रैक्शन में रेशो आ रही है इसको हम लीनियर फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, हम इनका लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आएगा हमारे पास 12, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और 4 इंटू 2 कितना होता है 8। यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 3 आएगा एंड 3 इंटू 3 होता है 9, और यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 6 आएगा एंड 6 इंटू 4 कितना होता है 24। तो ये बनेगी ऊपर वाली रेशो 8:9/24। 8:9/24। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। ये भी आप में से किसी का डाउट था। तो 8 में क्या है, देखो सेम इसी तरीके से करना है ये भी। इसमें x/y है 3/4। 3/4 आपसे पूछा गया है कि 7x + 3y
रेशो 7x माइनस 3y कितना होगा? 7x प्लस 3y रेशो 7x माइनस 3y कितना होगा? तो x और y की वैल्यू पुट करनी है, मतलब x की जगह पे 3 पुट करना है, y की जगह पे 4। x की जगह पे 3 पुट करना है, y की जगह पे 4। ठीक है, तो 21 और 7 या 21 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 चौके 12, तो 21 प्लस 12, यहाँ पे 21 माइनस 12, तो ये बनेगा 33:9 या फिर 11:3। तो ये क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 8, ये है 7। क्लियर हो गया सभी को ये? ठीक है, 4/2 को रिड्यूस करना कर लो, कोई इशू नहीं है। 4/2 को रिड्यूस करोगे तो 2 बच जाएगा, और क्या है, एलसीएम फिर भी 12 ही आएगा। ठीक है, तो फिर ये जो 12 एलसीएम होगा, यहाँ पे 1 है, तो 12 डिवाइड बाय 1 12, और 12 इंटू 2 कितना होगा? 24। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। वेरी माइनर कैलकुलेशन है ये 3rd क्लास के बच्चे वाली कैलकुलेशन है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या कह रहा है वो आपको कि 2a इज इक्वल टू 3b एंड 4b इज इक्वल टू 5c, देन a रेशियो c इज। देखो जी, जिसका भी ये डाउट है मैं उसको एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप मे भी क्लास में सो रहे थे कल। इतना इजी क्वेश्चन है ना ये, क्लास में कितनी बार करवाया ये वाला क्वेश्चन मैंने, पता नहीं क्या करते हो। थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन आ गया और आपसे वो क्वेश्चन निकल नहीं रहा है, दैट्स वेरी बैड। क्लास को देखो, जब आप करने लगते हो ना क्वेश्चन, देखो एक बार आपने क्लास लगाई है 7 to 9, उसके बाद क्वेश्चंस को करने से पहले अगर या तो साथ साथ ही कर लो जो क्वेश्चन दिए हैं, या फिर अगर दोबारा अगर शाम को कभी करने लगते हो ना प्रैक्टिस, जैसे रात को 9 बजे मुझे मैसेज कर रहे थे आप, तो पहले फिर से पढ़ लिया करो थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा फिर से जो नोट्स आपने बनाए होते हैं उनको एक बार रिवाइज करके फिर क्वेश्चंस को सोल्व किया करो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमें, देखो 2a इज इक्वल टू 3b। आपने बोला था न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर बटा, आपने डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से बटा। बेटे जब ऐसे लिखा होगा, एक बार बताओ, मान लो अगर ऐसे लिखा हो, मान लो अगर ऐसे लिखा हो, तो इसको इससे कैंसिल आउट कर सकते हो, इसको इससे कैंसिल आउट कर सकते हो, लेकिन आपस में भी तो कैलकुलेट हो सकते हैं ना, ये आपस में भी तो कैलकुलेट हो सकते हैं। ये एक फ्रैक्शन है, ये आपस में भी तो कैलकुलेट हो सकती है ना, डिवाइड हो सकती है, सीधा सीधा भी डिवाइड हो सकती है, आपस में भी कैलकुलेट हो सकती है, डिवाइड हो सकती है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ऐसे ही होगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 2/4 रेशियो 5/15, तो मेरे पास दो तरीके होते हैं, या तो मैं 2 और 5 को कैंसिल करूं, या फिर 4 एंड 15 को, या फिर इनको भी कैंसिल आउट कर सकता हूं। ठीक है, इनको भी कैंसिल आउट कर सकता हूं, आंसर आएगा 3:2। ठीक है, आंसर आएगा 3:2। अगर आप नहीं भी कैलकुलेट करते हो तो भी आंसर यही आने वाला है। देखो 5/15 है ना, तो मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस, तो ये बनेगा 30, ये बनेगा 20, तो 30:20 कितना होता है? 3:2। तो आंसर फिर वही रहेगा। ठीक है, चलिए अब 10th क्वेश्चन देखो क्या है। 2a इज इक्वल टू 3b एंड 4b इज इक्वल टू 5c। तो आपसे बोला गया है कि बताओ a रेशियो c कितना रहेगा। a रेशियो c आपसे पूछा गया है, तो यहां से पहले रेशियो में कन्वर्ट करो। a रेशियो b बनेगा हमारे पास 3:2। आई होप मैंने क्लास में आपको बताया होगा। ठीक है, नई चीज कुछ नहीं है, आपको क्लास में ऑलरेडी बताया हुआ है ये। और यहाँ पे जो b था, एक सेकेंड, 4b है ये यहाँ पे, तो b/c कितना आएगा हमारे पास? 5/4। ये भी आपको क्लास में बताया था। उसके बाद मुझे क्या करना है, इनको कंबाइन करना है, क्योंकि अलग अलग फ्रैक्शंस है ना, अलग अलग रेशियोज है ये। ठीक है, तो b की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है, बराबर करने के लिए इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। रेशियो क्या बनेगी? 5 × 3 15, रेशियो 10, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा? 8। यही बनेगा ना, कितना बन जाएगा यहाँ पे? 8। तो आपसे क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि बताओ a/c कितना है। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है? 15, और c की वैल्यू कितनी आ रही है? 8। तो आंसर आएगा 15/8। आंसर कितना आ जाएगा? 15/8। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर
11, क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है वो आपको। देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाउट है ना, कह रहा 10,000 रुपए 3 लोगों में बांटने हैं 2:3:5 में, तो बताओ सेकंड वर्कर के पास कितने पैसे आएंगे। 2:3:5 में जब आप पैसे बांटोगे तो 2,000, 3,000, 5,000, टोटल 10,000 हो गया कि नहीं। तो एक को मिलेंगे 2,000, दूसरे को 3,000, तीसरे को 5,000। डाउट क्या है इसमें आपको। 2:3:5 में बांटने हैं तो पहले को 2,000 मिलेंगे, दूसरे को 3,000, तीसरे को 5,000, हो गया 10,000 पूरा। 11th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है वो आपको। A/3, B/4, C/5, तो बताओ A/B/C क्या रहा होगा। देखो जी A/3, B/4 एंड C/5, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/3 ऑफ A इज इक्वल टू 1/4 ऑफ B इज इक्वल टू 1/5 ऑफ C। कुछ अलग थोड़ी है, दोनों सेम ही तो है भाई। 1 को A से मल्टीप्लाई करोगे तो A ही तो बनेगा, समझ रहे हो ना बात को। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, A/B/C। और जब भी इक्वल से रेशियो तक जाना हो तो नंबर्स क्या करते हैं हम, रेसिप्रोकल। तो 1/3 का रेसिप्रोकल होता है 3, 1/4 का रेसिप्रोकल होता है 4, 1/5 का रेसिप्रोकल होता है 5। बस आंसर है ये, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, एलसीएम वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लीनियर फॉर्म में ऑलरेडी। एलसीएम तब लेते हैं अगर फ्रैक्शन बन जाए तो, फिर उसको लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी डाउट था किसी का, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेते हैं। आपको क्या बोल दिया कि A इज इक्वल टू 1/3B, B इज इक्वल टू 1/2C, तो बताओ A/B/C क्या रहेगा। देखो जी A इज इक्वल टू 1/2B एंड B इज इक्वल टू 1/3C, शायद इस तरीके से क्वेश्चन है। सॉरी रिवर्स लिख दिया मैंने, यहाँ पे 1/3 है और यहाँ पे 1/2 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। तो आपसे क्या पूछा गया है कि बताओ A/B/C कितना रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जिसका भी डाउट है देख लो, ठीक है। ये इसको क्या बोला जाता है, इक्वल टू, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि A इज इक्वल टू 1/3 ऑफ B, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं B इज इक्वल टू 1/2 ऑफ C, ठीक है। और ऐसी लैंग्वेज भी आपको क्लास में करवाई थी, मैंने आपको बताया था कि रेशो को डायरेक्ट कभी रिप्रेजेंट नहीं करता, वो कुछ लाइनों के साथ रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वो वही लाइनें हैं, इज इक्वल टू बोलते हैं ना, बोल के देखो इसको आप क्या बोलोगे, A इज इक्वल टू 1/3B, B इज इक्वल टू 1/2C। तो यहाँ पे रेशियो देखो A/B बनेगा 1/3 और B/C कितना बनेगा 1/2। उसके बाद B को कॉमन है, बराबर करना है तो इंटू 3 कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे इंटू 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/3 और ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 6। तो A/B/C कितना आ जाएगा 1/3/6। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि 20% ऑफ P प्लस Q इज इक्वल टू 50% ऑफ P माइनस Q, देन फाइंड P/Q, ठीक है। नोट मत करना कोई भी, फिर से ट्राई करना है एक बार, ठीक है। 20% ऑफ P प्लस Q इज इक्वल टू 50% ऑफ P माइनस Q, और आपसे पूछा गया है P/Q कितना रहा होगा, ठीक है। P माइनस Q आपका कितना रहा होगा, P/Q कितना रहा होगा। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पे कि P प्लस Q रेशो P माइनस Q निकाल लेंगे यहाँ पे, क्योंकि इक्वल है ना, इक्वल से रेशो कैसे बनता है, रेसिप्रोकल करके। तो 50% इधर आ जाएगा, 20% इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 50% यहाँ आ जाएगा और 20% यहाँ आ जाएगा, तो परसेंट और जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5/2 बनेगी। रेशो क्या बन जाएगी 5/2। तो यहाँ से मेरे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी कि जो P प्लस Q है वो रेशो में कितना है 5 है, और P माइनस Q कितना है रेशो में 2 है। समझ रहे हो ना बात को, P प्लस Q की वैल्यू आ जाएगी 5 और P माइनस Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। उसके बाद इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 और दोनों को कर दो ऐड।
तो दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करता हूं तो p प्लस पी कितना हो जाएगा 2p, और q से q क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, और यहाँ से p की वैल्यू निकल आएगी 3.5। p की वैल्यू निकल आएगी यहाँ पे 3.5। तो p की वैल्यू अगर 3.5 है तो q की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे देखो, ये अगर 3.5 है, टोटल दोनों का अगर 5 है तो q कितना होगा 1.5। तो रेशो बन जाएगी हमारे पास 7:3। p रेशो q बन जाएगा 7:3। क्लियर हो गया सभी को? नहीं बेटा, कंपोनेंट और डिविडेंड क्यों क्यों इतना पंगे लेने हैं हमने, इसका करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से भी निकल सकता है ये, ठीक है। अब कंपोनेंट और डिविडेंड सबको नहीं पता होता है इसका। गुरदीप बेटा मैंने क्या किया है, इक्वल से रेशो बनाई, 5:2 बन गया, तो p प्लस क्यू 5 है, p माइनस क्यू 5 है, मैंने दोनों को ऐड कर दिया, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई 3.5। अब p की वैल्यू अगर 3.5 है तो q की क्या रही होगी 1.5, क्योंकि टोटल कितना है 5। ठीक है जी। नितिन क्वेश्चन नंबर 15-16 मैंने अभी आपको करवाया नहीं है, तो प्लीज उसका डाउट ना पूछो अभी, ठीक है, जब करवाऊंगा फिर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 24 मैंने आपको करने के लिए नहीं दिया था, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये जो डाउट आपने मुझसे पूछे है ना, मुझे नहीं लगता है इसको छोड़ के ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो मैंने आपको क्लास में ना करवाया गया हो। सारे क्वेश्चन क्लास में करवाए थे, आपको 14 क्वेश्चन दिए थे, उसमें से 3, 3, 6 और एक 7 डाउट, 50% आपके निकले डाउट। फिफ्टी परसेंट इज इक्वल टू 1/2। हाँ जी बिल्कुल, चाहे 50% का यूज करो, चाहे 1/2 का यूज करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। चाहे 50% का यूज करो, चाहे आप 1/2 का यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ जी कहिए मनीषा। हेलो। हाँ जी बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 11 में 3 टर्म्स आ गई, तो हम सीधा सीधा ऐसे कैसे रेसिप्रोकल आपकी कर आवाज सकते हैं? बहुत कम आ रही है, आप प्लीज आवाज थोड़ा जोर से बोलेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 11 में हम्म, सिर्फ 3 टर्म्स आ रही है ए बी सी, हम ऐसे कैसे सीधा रेसिप्रोकल कर सकते हैं? वो तो जब 2 होती हैं तब हम रेसिप्रोकल करते हैं ना। अब जब सर कल एक क्वेश्चन किया था, हाफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ सी, तो उसमें हम पहले इनका मतलब रेसिप्रोकल करके इसको रेशो में लेके आएंगे, फिर हम वो दूसरा वाला जो आप शॉर्टकट अप्लाई करते हो कि जिसकी रेशो निकालनी है उसको छोड़ के बाकी दोनों का मल्टीप्लाई कर देखो दो। बच्चे बस एक चीज समझो, थोड़ा सा म्यूट कर लो एक सेकेंड, कि देखो देखो क्या होता है यहाँ पे कि चाहे 2 वैल्यूज हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, अगर बात रेसिप्रोकल की आ रही है ना, तो रेसिप्रोकल क्या होता है, कंसेप्ट है, वो सब पे लगेगा, वो ऐसा नहीं है कि किसी एक नंबर पे लगेगा या 2 पे लगेगा। मैंने आपको क्या बोला है कि जब भी कोई, अब मैं फिर से बता रहा हूँ पूरा का पूरा कंसेप्ट, ठीक है, ताकि किसी को डाउट ना रहे। पूरा कंसेप्ट मैं फिर से बता रहा हूँ इसका, क्योंकि अगर ये छूट गया आप में से किसी का भी तो आगे बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि क्वेश्चंस में काफी यूज होगा ये। अब देखो जी, इसीलिए मैंने रेशियो की 3 क्लासेस रखी हुई हैं, एक क्लास सीधा सीधा डाउट के लिए है। आप फ्रैक्शन को बेटा सम में चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं, फ्रैक्शन में चेंज कर लो, ये लो। आपको मैं बताता हूँ कंसेप्ट, निशा पहले एक डाउट ले लूं मैं, सॉरी क्या था क्वेश्चन, 20% 50% ऑफ पी प्लस क्यू ऐसे कुछ था। देखो ऐसा क्यों नहीं किया या ऐसा क्यों किया, ये डाउट नहीं होते, क्वेश्चन आपका निकला है या नहीं निकला है, ये होता है मैटर ऑफ डिस्कशन, ठीक है। अब ऐसा कर लो, चलो ये 1/5 होगा पी प्लस क्यू, और ये क्या होगा 1/2 ऑफ पी माइनस क्यू, यही है ना। तो अब मुझे अगर इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है
ठीक है, तो रेसिप्रोकल करूंगा कि नहीं, तो 1/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 5, और 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2। तो रेशो पहले भी यही बन रही थी, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो पहले भी रेशो यही थी और अब भी रेशो यही है। ठीक है, आई होप आपको आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। मैं कह रहा हूँ कि देखो सिंपल पर इसको मैं क्यों चेंज करूं, मैं देखो बड़ी सिंपल से है, 20% है 50% है, मैं क्यों चेंज करूं। अगर यहाँ पे 16 2/3% होता ना, तब तो कोई तर्क भी था चेंज करने का। मैंने डायरेक्ट इसको रेसिप्रोकल करा, मुझे पता है 0 से 0 कट के 5:2 ही बनना है, तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का क्या फायदा है, ऐसी एक स्टेप इंक्रीज करने वाली बात हो जाती है। ठीक है ना, तो वो काम नहीं करना हमने। अब देखो कंसेप्ट क्या होता है रेसिप्रोकल का। कोई बात नहीं बेटा, टाइम इज रनिंग, रेशो की 3 क्लासेस रखी हुई हैं, 2 क्लासेस में रेशो खत्म हो सकता है, लेकिन डाउट भी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कंसेप्ट क्या होता है ये समझना थोड़ा सा। जब भी कोई 2 या 3 या 4 चीजें इक्वल हो, इक्वल हो, तो उसका रेशियो बनाने के लिए उसको हमेशा क्या किया जाता है, रेसिप्रोकल किया जाता है। अब कंसेप्ट को ध्यान से समझना। ठीक है, एक होता है कंसेप्ट और एक होता है शॉर्टकट, आप दोनों में हो रहे हो कंफ्यूज। पहले 2 का केस देखो, मान लो अगर इस तरीके से आ जाए 2a इज इक्वल टू 3b, और आपसे पूछे कि बताओ a रेशो b क्या है। ठीक है, कंसेप्ट क्या कहता है, रेसिप्रोकल करो। कंसेप्ट क्या कहता है, रेसिप्रोकल करो, मतलब अगर 2 है तो 2 का 1/2 होगा, और अगर 3 है तो 3 का 1/3 होगा। ठीक है, और उसके बाद आंसर क्या रहेगा हमारे पास, 3:2, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। अब ये फ्रैक्शन में था, मुझे लीनियर फॉर्म में रेशो चाहिए थी, इसलिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सिमिलरली एक क्वेश्चन अगर मैं और करूं कि 3a इज इक्वल टू 5b, तो इसका भी कंसेप्ट क्या कहता है जी, कि a रेशो b करो, ये 1/3 और ये 1/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, तो 5:3 आंसर आएगा। ठीक है, अब इस 2 के केस का मैंने आपको शॉर्टकट क्या कहा था, कि बच्चे जब 2 क्वेश्चन हमने देखे तो हो क्या रहा है कि 5 इधर आ रहा है और 3 इधर आ रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि ये वाला आपको करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है, इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हो। आप डायरेक्ट इधर 3 लिख लो, इधर 2 लिख लो। मतलब 2 का शॉर्टकट मैंने आपको क्या बताया था कि आप ऐसे लिख लो कि 2a इज इक्वल टू 3 भी अगर आता है तो a रेशो b बनाने के लिए 1/1 मत करो, आप सीधा क्या कर लो, यहाँ पे 3 लिख लो और यहाँ पे 2 लिख लो, क्योंकि अल्टीमेटली आंसर वही बनेगा। ठीक है ना, ये 2 का केस था हमारे पास। ऐसे ही देखो अगर 3 का केस आ जाए तो, अगर मान लो 3 का केस आ जाए तो इस तरीके से आएगा कि 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। ठीक है, अब कंसेप्ट क्या कहता है कि जब भी इक्वल से इक्वल से रेशो तक जाना हो तो नंबर क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। तो ये जो 2 था इसका रेसिप्रोकल किया तो 1/2 आया, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 आया, 4 का रेसिप्रोकल 1/4 आया, यही था ना। अब एक चीज समझो समझो आप, यहाँ पे ये कोई रेशो थोड़ी बनी, अभी ये रेशो तो बनी नहीं है, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन फ्रैक्शन है सारी की सारी। अगर मुझे प्रॉपर रेशो बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर मुझे प्रॉपर रेशो बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। समझ रहे हो ना बात को, मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो मैं एलसीएम लेता हूँ, 12 आया तो 12 डिवाइड बाय 2 6, 12 डिवाइड बाय 3 4, 12 डिवाइड बाय 4 3, तो रेशो क्या बनी, 6:4:3। ठीक है, अब देखो कंसेप्ट तो यही है, जो असली चीज है वो यही है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि भाई एलसीएम लेना पड़ रहा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर बार फ्रैक्शन बनाएंगे और हर बार एलसीएम लेना पड़ेगा, और हो सकता है कि कई बार एलसीएम बड़ा नंबर आ जाए तो कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो इस 3 के लिए मैंने आपको क्या कहा कि शॉर्टकट कैसे यूज करो आप इसका, कि 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। ठीक है, तो अगर मुझे इसको रेशो में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया था, कि जिसका रेशो निकालना है ना उसको हाइड करो और अदर 2 को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो। जैसे इसको हाइड किया तो 3 इंटू 4 था, 12 लिख लिया। बी का रेशियो निकालना है तो बी को हाइड किया, 4 इंटू 2 8 लिख लिया। सी का रेशियो निकालना है तो सी को हाइड किया, 3 इंटू 2 6 लिख लिया। ठीक है, अब ये 2 से कैंसिल हो सकता है तो 6:4:3। तो मैंने इस तरीके से कहा कि आप इस तरीके से शॉर्टकट यूज करो ताकि आपको एलसीएम लेने की जरूरत ना पड़े। हाँ जी, सिंपल सी बात है, ये समझ आ गया। ठीक है, अब देखो
जैसे ए के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, बी के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, सी के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वैसे ही ये नंबर डिवाइड भी तो हो सकते हैं ना। जरूरी नहीं है कि हर बार मल्टीप्लाई वाला ही आए, कई बार हो सकता है इस तरीके से आ जाए, आपको ये कह दे 1/2 ए इज इक्वल टू 1/3 बी इज इक्वल टू 1/4 सी, ठीक है। और आपसे क्या पूछ ले कि बताओ ए रेशो बी रेशो सी क्या है। तो एक चीज समझो यार, यहाँ भी क्वेश्चन तो वैसे ही है, बिल्कुल डिफरेंस थोड़ी है कोई, यार नंबर ही तो चेंज हुए हैं। यहाँ पहले 2 था, अब 1/2 हो गया है, तो नंबर ही है ना कोई, ठीक है। बस मुझे क्या करना है कि अगर मुझे इक्वल से रेशो तक जाना है तो मुझे रेसिप्रोकल करना है। अगर 1/2 होता है तो 1/2 का बनेगा 2, है ना। अगर देखो 2 का रेसिप्रोकल अगर 1/2 है तो भाई 1/2 का तो 2 ही होगा ना, है ना। ऐसे 1/2 का रेसिप्रोकल किया तो 2 आया, 1/3 का रेसिप्रोकल किया तो 3 आया, और 1/4 का रेसिप्रोकल किया तो 4 आ गया, ठीक है। अब इसमें देखो जो कंसेप्ट है वो ऑटोमेटिकली शॉर्टकट है, एक ही लाइन में हो रहा है कंप्लीट, तो मैंने इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं बताया आपको, जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे सीधा कंसेप्ट से बात खत्म हो रही है। तो आंसर क्या रहा मेरे पास 2:3:4, डायरेक्ट आंसर आ गया। अब यही क्वेश्चन था कि a/3 रेशो b/4 सॉरी इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/5, यही था ना। और आपसे क्या बोला गया था कि बताओ a रेशो b रेशो c क्या है, a रेशो b रेशो c क्या है। अब सिंपल सी बात है कि a/3 का मतलब क्या होता है 1/3a, तो यहाँ पे ये जो डिवाइड हो रहा है ऊपर रेसिप्रोकल करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, 1/4 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 4, 1/5 का करेंगे तो 5, तो आंसर क्या रहेगा 3:4:5, ठीक है। ये था कंसेप्ट बस पूरा का पूरा, मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं नंबर और डिवाइड भी हो सकते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिए, एक बच्चे का डाउट था क्वेश्चन नंबर 13 भी कराई दो लगे था ना, कि 15% ऑफ ए इज इक्वल टू 20% ऑफ बी, तो इसके साथ ही मिलता जुलता है, तो देख लो 20% ऑफ बी, ठीक है। अब देखो सिंपल जी बात है ना, अगर मान लो अगर मैं इसको फ्रैक्शंस में भी कन्वर्ट करता हूँ तो मैं बेवकूफी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कैंसिल आउट हो सकते हैं इजीली, ये जो चीज इजीली कैंसिल आउट हो सकती है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। फ्रैक्शंस मैंने क्यों लिखवाई है आपको, ताकि जो 16 2/3 12 1/2% ऐसे जो नंबर है ना, इनको आप इजीली कर लो, ठीक है। और वो आपने याद करने हैं, ये जो 10% 20% 15% 25% ये सिंपल सिंपल तो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो जी 15% ऑफ ए इज इक्वल टू 20% ऑफ बी आपसे पूछा गया है, ए रेशो बी कितना होगा। अब देखो इक्वल है, रेशो तक जाना है, तो क्या करोगे ऐसे क्रॉस मारोगे, क्योंकि दो नंबर है ना, सीधा क्रॉस कर दो, 20 इधर आ जाएगा और 15% इधर चला जाएगा। अब परसेंट से परसेंट कैंसिल, और ये 5x4 5x3, आंसर क्या रहेगा 4:3। क्लियर हो गया सभी को ये, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, रेशो जो होता है वो लीस्ट फॉर्म होती है, तो उसको कट करना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। चलिए डाउट आपके हो गए होंगे क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट था। लास्ट क्लास में हमने एक चीज सीखी थी, रेशो को ऐड करना थोड़ा सा हमने सीखा था, ठीक है। एडिशन ऑफ रेशो थोड़ा सा मैंने आपको करवाया था, अभी थोड़ा सा और करेंगे हम इसको, एडिशन ऑफ रेशो, कि रेशो को ऐड कैसे किया जाता है। मैंने आपको बोला था कि जब रेशो को ऐड करना है तो ऐड करने के लिए जो टोटल वैल्यूज है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। ऐड करना या फिर मिक्स करना एक ही बात होती है, पहले बता दूं। किसी चीज को मिक्स करना, जैसे मान लो मेरे पास 2 गिलास है पानी के, अगर मैं उनको मिक्स कर दूं किसी एक थर्ड ग्लास में, तो एक किस्म से मैंने उनको ऐड भी किया है, ठीक है। ऐड भी किया है और मिक्स भी किया है, एक ही बात है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से करना था इसको हमने, जैसे ए रेशो भी मान लो मेरे पास कुछ 7:5 में है, और यहाँ पे एक और कंटेनर है जिसमें ए और बी है, मान लो कुछ 3:5 में, और आपसे बोला गया है कि मुझे क्या करना है, दोनों रेशियोज को करना है ऐड। तो दोनों रेशो को ऐड करने के बाद जो थर्ड रेशो बनेगी उसमें बताओ ए रेशो बी किस रेशो में रहे होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन था, है ना। लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको कि दोनों रेशोज को ऐड करने के बाद जो थर्ड रेशो बनेगी वो किस रेशो में होगी, ठीक है जी।
तो ऐड करने के लिए सबसे पहले टोटल को सेम करना है। 7:5 12 होता है। उसके बाद यहाँ पे भी 3:5 कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, तो मुझे पहले इस 12 और 8 को क्या करना है, सेम करना है। टोटल को क्या करना है जी, सेम करना है। और सेम किस तरीके से करते हैं, मल्टीप्लाई करके। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था काफी बार कि जब भी कोई दो वैल्यूज को सेम करना है रेशो में, तो मल्टीप्लाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम किसका यूज करेंगे, हमेशा ही मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 8, और तो मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 से। यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो 2 से जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा ये 14:10। यहाँ पे 3 से अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 9:15। अब टोटल क्या हो गया इनका, सेम। देखो 14 + 10 24, और 9 + 15 कितना होता है, 24। टोटल हो गया इनका सेम। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ए को ए में ऐड करना है, बी को बी में ऐड करना है। ये ध्यान रखना, ए को ए के साथ ऐड करेंगे यानी कि 14 + 9, और बी को बी में ऐड करेंगे 10 + 15। तो आंसर रहेगा हमारा 23:25। इस तरीके से करा जाता है रेशियोज को ऐड। ठीक है, ये तरीका होता है रेशियोज को ऐड करने का। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, ये तरीका होता है रेशियोज को ऐड करने का। तो चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। आई होप आप सभी के पास असाइनमेंट्स वगैरह होंगी। मैंने आपको कहा था कि असाइनमेंट्स को अपने साथ रखना नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि उसको देख के मैं उसमें से कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूं आपको। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 33। सर, इज इट बेनिफिशियल फॉर मिक्सचर्स? बच्चे आप उस चीज पे क्यों ध्यान दे रहे हो? मैंने हेडिंग क्या लिखा हुआ है कि एडिशन ऑफ रेशियो। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन का या मिक्सचर्स का कोई कंसेप्ट नहीं आएगा इसमें। ठीक है, जितना करवा रहा हूं अभी पहले उतना करना करो पहले। ठीक है, बहुत ज्यादा आप सोच रहे हो। जितना करवा रहा हूं उतना करते रहो। जब आप 10-12 क्लासेस लगा लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे हैं हम। ठीक है, आप डिफरेंशिएट करना शुरू कर दोगे। अभी दूसरा दिन ही है रेशियो का, थोड़ा 10-12 दिन रुक जाओ, परसेंटेज होने दो, और 3-4 टॉपिक साथ में होने दो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हम कैसे चल रहे हैं हम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी जो आपके पास असाइनमेंट है उसका क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्या लिखा हुआ है कि A and B are two alloys of gold and copper prepared by mixing metals in the proportions of 7:2 and 7:11 respectively. If equal quantities of alloys are melted to form a third alloy C, then the proportion of gold and copper in C will be। ठीक है, इस तरीके से आता है क्वेश्चन एडिशन ऑफ रेशियो का। ठीक है, ऐसा नहीं बोलेगा 2 नंबर है, ए रेशियो बी, 2 रेशियो से ऐड करके बताओ नया रेशियो क्या बनेगा। ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। उसने क्या बोला है, अलोय की बात करी है। और आज तक एग्जाम में जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आए हैं, चाहे कोई भी वो एग्जाम हो, उसमें हमेशा बात हुई है अलोय की, गोल्ड एंड कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो करना किस तरीके से, आंसर कुछ स्टूडेंट्स ने निकाल भी लिया, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट दैट। पहला अलोय है ए, जिसमें गोल्ड और कॉपर है 7:2 में, 7:2 में। और जो दूसरा अलोय बी है उसमें गोल्ड और कॉपर है 7:11 में। ठीक है, कह रहा है दोनों को करना है मुझे ऐड, और ऐड करने के बाद बताओ जो थर्ड अलोय बनेगा, मान लो कोई सी अलोय बनता है, उसमें बताओ गोल्ड और कॉपर किस रेशो में होगा। ठीक है, गोल्ड और कॉपर किस रेशो में होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, देखो अगर मुझे मान लो दोनों को मिक्स करना है, मिक्स करने का मतलब दोनों को क्या करना है, मुझे ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए टोटल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 18 है, तो 18 और 9 है, सेम कैसे होगा, जब मैं 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 18 को किसी से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 9 × 2 18 हो गया सीधा ही, 18 और 18 बराबर। तो 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 14:4 आएगा, और यहाँ पे 7:11 ही रहेगा। तो मुझे गोल्ड को गोल्ड के साथ ऐड करना है, ठीक है, और सिल्वर को सॉरी कॉपर को कॉपर के साथ ऐड करना है। तो आंसर क्या रहेगा, ये 21 है, ये 15 है। तो गोल्ड और कॉपर का रेशियो रहेगा 21:15, या फिर 7:15।
5। 3 से कैंसिल होते हैं तो आंसर क्या रहेगा इसका 7:5। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है। तो सबका आंसर सही था, जिनका 21/15 आ रहा था वो 5 से कैंसिल आउट कर लेना एक बार, ठीक है। 5 से कैंसिल कर लेना उन चीजों को, ठीक। चलिए अब आपको काम दे रहा हूं करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 34 करके दिखाओ कि क्या आंसर रहेगा। 34 करके दिखाओ, ठीक है। बाकी इस जो असाइनमेंट है इसके एंड में आंसर्स भी हैं वैसे, लेकिन आपने वो एंड वाले आंसर नहीं देखने, गलत भी हो सकते हैं। आपने अपना आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 34 का क्या आंसर रहेगा। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 34। गुरदीप जी लास्ट क्लास में कहा था ना प्रिंट आउट ले लेना, प्रिंट आउट ले लेना या फिर मोबाइल लैपटॉप में ओपन कर सकते हो जैसे मैंने करा हुआ है। ये देखो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। लास्ट क्लास में इसीलिए मैंने आपको बोला था कि असाइनमेंट, तो फिर मेरा असाइनमेंट भेजने का मतलब क्या है फिर, अगर मुझे फिर से क्वेश्चन को अगर पूरा बोर्ड पे ही लिखना है तो फिर आपको असाइनमेंट देने का मीनिंग क्या है। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, आपके काफी ज्यादा कॉल्स आ रहे हैं इस बात को लेके कि क्यूब रूट नहीं है, सर ने मिडिल से शुरू करी हुई है क्लास। तो प्लीज क्लास को एंड तक देखें, एंड में मैंने क्यूब रूट डिस्कस करे हुए हैं। क्लास को आपने शुरू किया और आपको लगा कि क्लास बीच में से शुरू हुई और आपने फोन कर दिया, पहले क्लास को पूरा देखा करो, थोड़ा पेशेंस रखा करो। देखो ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है, ये भी पेशेंस भी रखने होते हैं थोड़े बहुत। हर्षवर्धन का आंसर आ चुका है, विषमदीप का भी आंसर आ गया है, वेरी गुड। जयसिंह का आंसर आ गया है, गुड गुड। क्वेश्चन क्या था हमारे पास इसमें कि 2 इक्वल ग्लासेस रिस्पेक्टिवली 1/3 एंड 1/4 फुल ऑफ मिल्क, कि 2 इक्वल ग्लासेस है, एक 1/3 और एक 1/4 मिल्क से भरा हुआ है। ठीक है, और आपको क्या बोल दिया उसने कि उन दोनों ग्लासेस में बाद में पानी डाला है और बाद में उसको मिक्स कर दिया एक बड़े ग्लास में। तो बताओ उस बड़े ग्लास में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या रहेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब 2 इक्वल ग्लासेस हैं, एक ए है और एक बी है। पहले वाले में मिल्क कितना है 1/3 और दूसरे वाले में मिल्क कितना है 1/4। ये था पहली लाइन कि 2 इक्वल ग्लासेस आर फिल्ड विद 2 इक्वल ग्लासेस आर रिस्पेक्टिवली 1/3 1/4 फुल ऑफ मिल्क। तो यही है ना, एक में मिल्क 1/3 है, एक में मिल्क 1/4 है। आगे उसने क्या बोल दिया कि दे आर देन फिल्ड अप विद वाटर एंड देन कंटेंट्स आर मिक्स्ड इन ए टम्बलर। उन्होंने क्या किया कि बाकी बचा हुआ हमने वाटर से फिल करा है, मतलब बाकी वाटर है। अगर 1/3 मिल्क है तो वाटर कितना होगा 2/3, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे मिल्क 1/4 है तो वाटर कितना होगा 3/4। तो रेशो बना लो, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, यहाँ 3 से 3 कैंसिल। तो मिल्क और वाटर का रेशो पहले वाले कंटेनर में 1:2 है और दूसरे वाले में 1:3 है, ठीक है। अब इन दोनों को मिक्स करना है बड़े ग्लास में, यही कहा हुआ है ना क्वेश्चन में। तो मिक्स करने के लिए इनका टोटल सेम होना चाहिए, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 है, तो सेम करने के लिए इंटू 4 यहाँ पे इंटू 3। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4:8, 3 से करोगे तो 3:9। तो जो नया रेशो बनेगा मिल्क और वाटर का, मिल्क 4 मिल्क 3, तो 4 + 3 7 और यहाँ पे 8 + 9 कितना हो जाएगा वाटर 17। आंसर रहेगा हमारे पास 7:17। आंसर रहेगा 7:17। हाँ जी क्लियर हो गया सभी को, इसके बारे में कोई डाउट तो नहीं है अब। हाँ जी समझ आ गया। हाँ जी ओके रिपोर्ट है जी। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। ओके चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गया एडिशन ऑफ रेशियो। नेक्स्ट हम करेंगे प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस को ध्यान से समझना क्योंकि प्रोपोर्शंस में भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और प्रोपोर्शंस काफी इजी होता है, इसमें कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनने वाले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं।
आपका रेशियो का बेसिक खत्म हो चुका है, बेसिक को अच्छे से समझना, ठीक है। आगे क्वेश्चंस भी करेंगे, बट अभी प्रोपोर्शन समझ लेते हैं प्रोपोर्शंस क्या होते हैं। तो प्रोपोर्शंस का मीनिंग क्या होता है जी, पहले तो आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। प्रोपोर्शंस का पहले आपको क्या क्लियर होना चाहिए, मीनिंग। तो प्रोपोर्शंस होते हैं टू इक्वल रेशियोज आर कॉल्ड प्रोपोर्शंस। ये होती है इसकी डेफिनेशन। दो रेशियोस अगर बराबर हो जाएं तो उन्हें क्या बोला जाता है, प्रोपोर्शंस, ठीक है। जैसे मान के चलो ए रेशियो बी, अगर मैं मान लो इस तरीके से लिख दूं कि ए की वैल्यू मान लो 8 है और बी की वैल्यू मान लो 12 है। वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है, रेशियो की नहीं हो रही। ए की वैल्यू मान लो 8 है और बी की वैल्यू 12 है, तो इसका रेशियो क्या बनेगा, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2:3। इसका रेशियो क्या बनेगा, 2:3, ठीक है। ऐसे मान लो सी और डी की बात करते हैं हम, ये भी एक रेशियो है, सी रेशियो डी। सी की वैल्यू मान लो कुछ 24 है और डी की वैल्यू मान लेते हैं 36 है। सी की वैल्यू है 24 और डी की वैल्यू है 36, तो इनका रेशियो क्या बनेगा, 12 इंटू 2 24, 12 इंटू 3 36, मतलब ये 2 और यहाँ पे क्या बनेगा 3, मतलब सी और डी का रेशियो भी क्या है, 2:3 है, ठीक है। तो जब भी कोई, देखो दो वैल्यू यहाँ पे है और दो वैल्यूज यहाँ पे है, अगर उनका रेशियो बराबर आ जाए तो मैं क्या बोलूंगा कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शंस हैं। जब भी कोई दो रेशियोज, जो लीस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, जब भी कोई दो रेशियोज इक्वल बन जाते हैं किसी पर्टिकुलर नंबर्स की, तो वो आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शंस। तो मैं इनको ये भी लिख सकता हूं कि ए रेशियो बी आर प्रोपोर्शंस टू सी रेशियो डी। ये जो 4 पॉइंट लगाए हैं ये प्रोपोर्शन का सिंबल होता है, ठीक है। और इस प्रोपोर्शन के सिंबल का मतलब होता है इक्वल। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि देखो रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, मैं इसको a बाई बी लिख सकता हूं। प्रोपोर्शंस का मतलब होता है इक्वल, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, c बाई डी। तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, मतलब इस तरीके से भी लिख सकते हो प्रोपोर्शंस को और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये इस तरीके से रहेगा कि ए रेशो बी क्या है, प्रोपोर्शंस है किसके, सी रेशो डी के। हाँ जी, आपको बेसिक पता चल गया कि मीनिंग क्या होता है इसका, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। दो बराबर रेशियोज क्या होते हैं, प्रोपोर्शंस होते हैं। दो बराबर रेशियोज क्या होते हैं जी, प्रोपोर्शंस। दो बराबर रेशियोज होते हैं प्रोपोर्शंस। यहां तक क्लियर है ना, तो ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसको नोट करना है तो नोट कर लो, जैसे भी करना है आपने। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं यहां से। अब ये जो ए बी सी डी है, इनके अलग से नाम होते हैं, ठीक है। ज्यादातर आपको ये वाली फ्रैक्शन देखने, इस तरीके से इक्वेशन देखने को मिलेगी। ये वाली इक्वेशन बहुत रेयर देखने को मिलेगी आपको, ज्यादातर ये वाली देखने को मिलेगी, ठीक है। तो a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो जो ए बी सी डी है इनके सबके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे a को बोला जाता है जी फर्स्ट प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। ऐसे ही बी को बोला जाता है सेकंड प्रोपोर्शन या फिर मीन प्रोपोर्शन। सेकंड या फिर मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। सेकंड प्रोपोर्शन भी बोल देता है और मीन प्रोपोर्शन भी बोल देता है। ज्यादातर अगर क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनमें मीन प्रोपोर्शन लिखा होता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेकंड प्रोपोर्शन। अब मीन प्रोपोर्शन क्यों बोलते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, सी को बोला जाता है थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, और डी को बोला जाता है जी फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। ये सिंपल प्रोपोर्शंस की इक्वेशन होती है। इसके अलावा प्रोपोर्शंस में एक और इक्वेशन होती है और उसे बोला जाता है मीन इक्वेशन। मीन इक्वेशन, प्रोपोर्शंस में एक और इक्वेशन होती है, उसे बोला जाता है जी मीन इक्वेशन। और वो मीन इक्वेशन क्या होती है, इस तरीके से, a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। इसमें क्या होता है कि जो b होता है वो मीन वैल्यू होती है a एंड c की।
ए और सी की जो मीन वैल्यू होती है उसे बोला जाता है बी, इसीलिए बी को मीन प्रपोर्शन भी कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए बी को मीन प्रपोर्शन भी कहा जाता है। तो प्रपोर्शंस का हमने क्या क्या सीखा है कि पहले तो प्रपोर्शन का मीनिंग कि दो बराबर रेशियोज को क्या बोला जाता है, प्रपोर्शन बोला जाता है। और यही इसी मीनिंग से मैंने ये चीज बता ली कि एक रेशियो है ए बाय बी और एक रेशियो है सी बाय डी, और ये दोनों क्या है, बराबर। तो दो बराबर रेशियोज को क्या बोला जाता है, प्रपोर्शंस। ठीक है, तो ये जो दो मैंने रेशियोज लिखी थी उनके सबके नाम थे, ए का नाम था फर्स्ट प्रपोर्शन, बी का नाम था सेकंड या फिर मीन प्रपोर्शन, सी का नाम था थर्ड प्रपोर्शन और डी का नाम था फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि एक और इक्वेशन होती है मीन इक्वेशन, और मीन इक्वेशन क्या होती है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। ठीक है, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में इसको नोट कर लेना। ठीक है, मीन इक्वेशन होती है बेटा ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ भी नहीं है। इसको मीन इक्वेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो बी होता है वो मीन वैल्यू होती है ए और सी की, इसकी जरूरत ही नहीं है आपको बिल्कुल भी, जो क्वेश्चन आएंगे ना वो डायरेक्ट आएंगे। हाँ जी बिल्कुल एवरेज, पर वो वाला एवरेज नहीं है जो आप सोच रहे हो। ठीक है, ऐसे ही नाम दिया हुआ है इसको मीन का, एवरेज उवरेज ये कुछ भी नहीं है, वो वाली एवरेज नहीं है जो आप सोच रहे हो इसमें। ठीक है, एवरेज भी दो तरह की होती है, एक होती है नेट वेटेड एवरेज, एक होती है सिंपल एवरेज। तो ये नेट वेटेड एवरेज है, इसमें वो एवरेज में ही पता चलेगा आपको। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो दो तरह के बेसिक प्रोपोर्शंस होते हैं, एक होते हैं जी हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शंस, और एक होते हैं जी इनवर्स प्रोपोर्शंस। ठीक है, अगर कोई आप में से मान लो साइंस बैकग्राउंड का है तो उसने पक्का देखा होगा। ठीक है, ऑब्वियसली डिफरेंट है, एवरेज अलग चीज होती है, प्रोपोर्शंस अलग चीज होते हैं। एवरेज पता क्या होती है, डिफाइन करके बताना मुझे, एवरेज क्या होती है एक बार। हाँ जी जसप्रीत देओल, एवरेज बताना, डिफाइन करना क्या होती है एवरेज, व्हाट इज एवरेज। प्रोपोर्शंस तो मैंने आपको बता दिए ना, टू इक्वल रेशियोज आर कॉल्ड प्रोपोर्शंस, व्हाट इज एवरेज। जिस चीज को अभी करा नहीं है बेटा उसका नाम मत लो, एवरेज का भी नाम मत लो आप, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे तो मैथ का आप भरथा बना दोगे। आप पढ़ता तो पता ना की होंगे तुम, बैंगन का भरथा, टोटल ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ये तो फॉर्मूला हो गया ना, डेफिनेशन नहीं बताई आपने। चलो अब इसकी रेस मत लगाना, बाद में आराम से बता देना। यही तो बात है, डेफिनेशन तो पता ही नहीं होती हमें, मीनिंग तो पता ही नहीं होता, एक्चुअल में मीनिंग पता नहीं होता, इसीलिए तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, आप फॉर्मूला बता देते हो हर एक चीज का। चलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन देखो क्या होते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन जैसे कि मान लो अगर मैं आपको ये कहूं कि कोई नंबर है मेरे पास ए एंड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल ये होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस का सिंबल होता है ये। ठीक है, तो मैं ऐसे इसको कैसे बोल सकता हूं कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। अब ए जो है वो बी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगा, जब ए इंक्रीज होगा और ए के इंक्रीज होने से बी भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक चीज के इंक्रीज होने से जब दूसरी चीज भी इंक्रीज हो जाती है तो उसे बोला जाता है जी डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है जी, डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। ठीक है, ऐसे ही अगर एक चीज के डिक्रीज होने से अगर दूसरी चीज भी डिक्रीज हो जाए तो उसे क्या बोला जाता है, इनवर्स प्रोपोर्शंस। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। एक चीज के इंक्रीज होने से जब दूसरी चीज इंक्रीज हो, या फिर एक चीज के डिक्रीज होने से जब दूसरी चीज डिक्रीज हो जाए तो उसे बोला जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। ठीक है, इसका इसका मैं एक एग्जांपल बता देता हूं आपको कि मान लो अगर आप किसी टी टाइम के लिए, कोई मान लो जब 5 घंटे के लिए मान लो
5 घंटे के लिए अगर मान लो 2 लोग ट्रेवल कर रहे हैं, 5 घंटे के लिए 2 लोग अगर मान लो ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि मैंने भी 5 घंटे के लिए मान लो कहीं ट्रेवल करा है और एक दूसरा पर्सन उसने भी 5 घंटे के लिए ही ट्रेवल करा है, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करेगा, है ना, और जिसकी स्पीड कम होगी वो डिस्टेंस भी कम कवर करेगा। समझ रहे हो ना बात को। मान लो 5 घंटे के लिए मैं चल रहा हूं, मेरी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो 250 किलोमीटर जाऊंगा। 50 किलोमीटर पर आवर मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर, तो 5 घंटे में कितना जाऊंगा, 250 किलोमीटर, ठीक है ना। ऐसे ही मान लो अगर किसी पर्सन की स्पीड 100 होगी तो वो कितने किलोमीटर जाएगा, 500 किलोमीटर जाएगा। समझ गए ना बात को। तो यहां से क्या पता चलता है हमें कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैं कैसे लिख सकता हूं स्पीड और डिस्टेंस को, कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, कि जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है। स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो कम डिस्टेंस कवर करेगा। समझ गए ना बात को। इस तरीके से रिलेशन है ये, ठीक है, इस तरीके से रिलेशन होता है। ऐसे अगर मैं इनवर्स रिलेशन की बात करूं तो इनवर्स रिलेशन क्या होता है जी, कि मान लो लिखा इस तरीके से जाता है, इसे बोला जाता है इनवर्स रिलेशन, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, इनवर्स रिलेशन, कि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। अब A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B कब होगा, जब A के इंक्रीज होने से अगर B डिक्रीज हो जाए, या फिर B के डिक्रीज होने से A इंक्रीज हो जाए, तो उस केस में ये क्या होते हैं जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। उस केस में ये केस क्या होते हैं जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर हो गया सभी को। इस तरीके से, ठीक है, जैसे स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, जैसे ये होता है स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मतलब क्या होता है कि अगर स्पीड इंक्रीज होगी, अगर आप मान लो स्पीड इंक्रीज करते हो तो टाइम क्या लगेगा आपको, कम लगेगा कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने के लिए। कोई एक डिस्टेंस अगर आपने कवर करना है तो स्पीड अगर ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। ये होता है इनवर्स रिलेशन, ठीक है। दो तरह के प्रोपोर्शंस होते हैं, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैंने आपको एक एग्जांपल भी साथ साथ दे दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इनका जो यूज होगा वो अलग अलग टॉपिक में होगा, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस का यूज तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। और जहां भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा, बात किसकी हो रही होगी, प्रोपोर्शंस की, यानी कि रेशियो की, ठीक है, वहां भी रेशियो का यूज होगा, ठीक है। इनवर्स क्या होता है कि जब एक चीज के इंक्रीज होने से दूसरी चीज डिक्रीज हो जाए, जब एक चीज के इंक्रीज होने से दूसरी चीज डिक्रीज हो जाती है तो उसे क्या बोला जाता है जी, इनवर्स प्रोपोर्शंस, ठीक है जी। एक चीज के इंक्रीज होने से जब दूसरी चीज डिक्रीज, चलो मैं आपको एक इकोनॉमिक्स का दे देता हूं, जैसे पर कैपिटा इनकम आप पढ़ोगे आगे जाके। जो पर कैपिटा इनकम होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, population of country, per capita income is inversely proportional to population of country। तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी कंट्री की उतनी ही पर कैपिटा इनकम क्या होगी, कम रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि मान लो अगर किसी के पास 5,000 रुपए हैं और वो 5 लोगों में बांटने हैं तो पर हेड कितना बनेगा, 1000। ऐसे अगर 5 की जगह 10 लोग आ गए तो यहाँ कितने बन जाएंगे, 500, जितने भी होंगे मतलब, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको मे भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए, अब देखो प्रोपोर्शंस में क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। अब क्वेश्चंस को देखते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। आपको ये कह देगा, एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच नंबर, और नंबर्स आपको दे देगा कुछ, मान लो 28, उसके बाद आ जाएगा 43, 22 एंड 34, ठीक है, 22 to 34 टू मेक देम proportions। What must be added to each number 28, 43, 22, 34 to make them
प्रपोर्शंस। ऑप्शंस आपके पास इस तरीके से होगी ए बी सी डी 3 1 2 4। कि ऐसा कौन सा नंबर हम ऐड करें कि ये चारों क्या बन जाएं, प्रपोर्शंस बन जाएं। ठीक है, अब प्रपोर्शंस वाले क्वेश्चंस की एक चीज बड़ी खास होती है, प्रपोर्शंस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें एक चीज बड़ी खास होती है जी। देखो कि अगर मान लो इस तरीके से आपको नंबर लिखे हुए हैं तो याद रखना हमेशा ही आपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलना है। आपने हमेशा ही क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलना है। मतलब पहला नंबर होगा आपका ए, दूसरा नंबर होगा आपका बी, तीसरा नंबर होगा सी और चौथा नंबर होगा डी। ठीक है जी, ए का मतलब होगा फर्स्ट प्रपोर्शन, बी का मतलब होगा जी मीन प्रपोर्शन, सी का मतलब होगा थर्ड प्रपोर्शन और डी का मतलब क्या होगा, फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, प्रपोर्शंस बनाना ना इनको, तो प्रपोर्शंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, यही होता है। तो बस आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले में, इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देनी है। बस इस इक्वेशन में आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो ऐसे करेंगे 28/43 इज इक्वल टू 22/34। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। अब देखो अगर हम आप इनको कैंसिल करोगे, पहली बात तो कैंसिल ही नहीं होगा, तो अगर कैंसिल नहीं होगा तो प्रोपोर्शंस तो बनेंगे ही नहीं। ठीक है, तो बुक्स वगैरह में इसका सोल्यूशन इस तरीके से होता है कि मान लो x नंबर मुझे ऐड करना है, तो इस तरीके से लिख देते हैं वो। तो यकीन मानना इसको सोल्व करना कोई आसान चीज नहीं होती, काफी टाइम वेस्ट होता है इससे अगर इसको आप सोल्व करने लगोगे। ठीक है, तो सोल्व करने की इसको कोई जरूरत नहीं है आपको। किस तरीके से कर सकते हैं हम एक एक करके ऑप्शंस भरेंगे इसमें। ठीक है, और मैं आपको बता दूंगा कि ऑप्शंस को इलिमिनेट कैसे करते हैं। जैसे देखो मान लो पहली ऑप्शन है 3, अगर मैं 3 पुट करता हूं तो 28 + 3 कितना हो जाएगा, 31। 28 + 3 कितना हो जाएगा, 31। और 31 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है कि नहीं, 31 क्या होता है, प्राइम नंबर। ठीक है, तो अगर मान लो ऐड करने से कहीं भी, चारों में से कहीं भी अगर कोई प्राइम नंबर बन जाए तो वो इक्वेशन, वो आंसर कभी नहीं होगा, वो नंबर कभी भी नहीं होगा। अगर किसी नंबर को ऐड करके इन चारों में से कोई भी अगर प्राइम नंबर बन जाए, प्राइम नंबर अगर बन गया तो वो कैंसिल ही नहीं ना होगा किसी से। तो अगर कैंसिल ही नहीं होगा तो रेशियो कैसे बनाओगे। ठीक है ना, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर ऐसे मान लो मैं 1 पुट करने की कोशिश करूं, यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करूं तो 28 + 1 फिर प्राइम नंबर बन जाएगा 29, तो मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं 2 पुट करूं तो 2 यहाँ पे क्या बनेगा 30 और यहाँ पे क्या बनेगा 45, यहाँ पे बन जाएगा 24, यहाँ बन जाएगा 36। अब देखो जी 15 गुना 2 15 गुना 3 12 गुना 2 12 गुना 3, तो 2/3 2/3। हाँ जी 2/3 एंड 2/3 बन गए ना प्रोपोर्शंस। तो इसका मतलब 2 क्या है हमारा, ये आंसर, ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा आंसर है। अगर आप 4 भी पुट करते हो तो देखो 43 + 4 47 प्राइम नंबर बनता है, तो हमें प्राइम नंबर वाला नंबर कोई लेना ही नहीं है। हाँ जी, समझ आ गया सभी को, हाँ जी क्लियर है। एक बार कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके देन ठीक है, असाइनमेंट से क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं हम। ऐसा करो क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21, ये 2 क्वेश्चन करो। चलो क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 करके दिखाओ, शाबाश। बेटा ये प्रोपोर्शंस हैं, ये जो है ये प्रोपोर्शंस हैं। ठीक है, इनको आपस में कट करने की कोशिश मत करना। ये जो प्रोपोर्शंस होते हैं ना, ये जो होते हैं ये रेशियोज नहीं होती है, एक्चुअली में नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शन है कि नहीं ये पता करने के लिए हमें कैंसल आउट करना पड़ेगा, रेशियो इक्वल करनी पड़ेगी, लेकिन जो नंबर्स हैं वो यही रहेंगे। ठीक है, अगर मान लो कैंसल आउट करने के बाद 2/3 आया ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ऐड करने के बाद जब प्रोपोर्शन बन गए तो बताओ इसमें थर्ड प्रोपोर्शन कितना होगा, तो थर्ड प्रोपोर्शन 2 नहीं आएगा 24 होगा। समझ गए ना बात को, प्रोपोर्शंस होते हैं इनको कैंसिल नहीं करना होता है ऐसे। अगर आपसे पूछे ये चेक करने के लिए कैंसिल करते हैं हम सिर्फ चेक करने के लिए कैंसिल करते हैं कि क्या ये रेशियो बना है या नहीं।
रेशियो थोड़ी पूछा आपसे उसने। ये प्रॉपर वैल्यूज होती हैं जी। ए की वैल्यू 28 है, बी की 43 है, सी की 22 है और डी की 34 है। ठीक है, प्रॉपर वैल्यूज होती हैं ये। ओके, 20th का आ गया आंसर आपका 2। अगर मैं 2 ऐड करता हूं तो 8/16, 20/40, तो 1/2 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 21st क्वेश्चन में क्या है कि क्या सब्ट्रैक्ट करें, अब की बार माइनस करना है। ठीक है, कि ऐसा कौन सा नंबर माइनस करें कि क्या बन जाए, प्रोपोर्शंस बन जाए। ऐसा कौन सा नंबर माइनस करें कि ये दोनों क्या बन जाए, प्रोपोर्शंस। वेरी गुड। ठीक है जी, 21st का आंसर क्या होगा, 3, 54, 71, 75, 99। 54, 71, 75 और 99। तो ये है हमारे पास। अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर मान लो मैं 1 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 54 माइनस 1 कितना होता है, 53, विच इज इक्वल टू प्राइम नंबर, कैंसिल कर दो, जरूरत नहीं है हमें। अगर मैं 2 माइनस करता हूं तो यहाँ पे 2 माइनस करोगे तो 73 बनेगा, विच इज प्राइम नंबर, ये भी काट दो। ठीक है, अगर मैं 3 पुट करता हूं तो ये बनेगा ऊपर 51, नीचे बनेगा 68, यहाँ बनेगा 72 और यहाँ बनेगा 96। तो 24 इंटू 3, 24 इंटू 4, 17 इंटू 3 एंड 17 इंटू 4, तो 3/4, 3/4 बन गए प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सर क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 4 हो सकता है, करके देखो। वैसे पॉसिबल नहीं होता ऐसे, दो ऑप्शन से आंसर नहीं हो सकते कभी भी। 6, 14, 18, 38, 6, 14, 18, 38। तो अगर आप 4 ऐड करते हो हर जगह तो 10, 18, 22, 42, तो ये 11/21 होगा और ये 5/9 होगा। भाई देखो, प्रोपोर्शन तो बने ही नहीं है, इक्वल तो हुआ ही नहीं है, तो अगर इक्वल ही नहीं हुआ तो कैसे हो सकता है फिर। आई कुडेंट सी वैल्यूज ऑफ सी एंड डी। पूजा, आप बोर्ड के ऊपर, बोर्ड की बात कर रहे हो कि सी और डी की वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है आपको। तो ऐसा करो, जो अगर आप मोबाइल पे देख रहे हो ना तो लैंडस्केप मोड में कर लो स्क्रीन को, क्योंकि बोर्ड काफी यहां तक ओपन करा हुआ है मैंने। लैंडस्केप मोड में कर लो, दिख जाएगा आपको। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट और कैसे क्वेश्चन आते हैं प्रोपोर्शंस के। चलिए ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन आप और करो, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 18। क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 भी करके दिखाओ, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 भी करके दिखाओ जल्दी से। 6/4 बेटा कटिंग नहीं कर सकते हो आप, रेशो बनाने के लिए थोड़ी बोला आपको। यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन रेशो एंड प्रोपोर्शंस। कैसे समझाऊंगा आपको, देखो कह रहा है कि इन नंबर्स में क्या ऐड करें कि प्रोपोर्शन बन जाए। आपको ये थोड़ी बोला है कि इस नंबर्स को भी रेशो बनाओ पहले, है ना। एक छोटी सी एग्जांपल समझो, जो अगर आपको इसका डाउट है ना, एक चीज समझो। मान लो मैंने आपको ये बोल दिया कि ए की सैलरी है मान लो 100 रुपए और बी की सैलरी है मान लो 180 रुपए।
मैंने आपको कहा है कि बताओ कि बी की सैलरी में कितनी इंक्रीज करूं कि बी की सैलरी डबल हो जाए, ठीक है, मतलब बी में कितना रुपए ज्यादा करूं कि रेशियो जो है वो 1:2 आ जाए, मैंने ये बोल दिया आपको, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि मैं पहले इसको भी कैंसिल आउट करना है ना, इसको भी कैंसिल आउट करेंगे जितना भी होता है, तो ये थोड़ी करना है, ये तो कोई वैल्यूज है, ये वैल्यूज है, इसमें 20 ऐड करो फिर बनेगा 1:2। ये वैल्यूज को थोड़ी डिवाइड करना है, वैल्यूज को तब डिवाइड करते हैं जब आपसे रेशियो पूछे, ठीक है। रेशियो तो पूछा ही नहीं है आपसे, कुछ सिंपल क्या पूछा हुआ है कि कौन सा नंबर ऐड किया जाए, समझ रहे हो ना बात को, इसीलिए इन नंबर्स को डिवाइड नहीं करना पहले ही, कि पहले डिवाइड कर दो, क्योंकि अभी तो ऐड करना है ना नंबर, नंबर जब तक ऐड नहीं होगा तब तक थोड़ी डिवाइड कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए जो क्वेश्चंस दिए उनका आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 का। तो चलिए आंसर काफी दे चुके हो आप, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कैसे करना है इसको। 18 क्वेश्चन में 7:x proportions to 17.5 रेशियो 22.5। आपसे x की वैल्यू पूछी हुई है, ये एक्चुअल में पता क्या चीज है, इस तरीके से है, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना, ऐसे कर लिया, और प्रोपोर्शंस का मतलब क्या होता है, इक्वल, और 17 पॉइंट और 22.5 है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट कर सकते हो आप, 175/225। x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, आंसर आ जाएगा। पहले तो इनको कैंसिल आउट करो, 25 into 7 एंड 25 into 9, ये कैंसिल हो गया, उसके बाद 7 से 7 कैंसिल हो गया, और x की वैल्यू कितनी बची है हमारे पास, 9। 18th क्वेश्चन इस तरीके से सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। 19th क्वेश्चन में क्या है, 0.4 रेशियो 1.4 प्रोपोर्शंस टू 1.4 रेशियो x। प्रोपोर्शंस टू 1.4 रेशियो x, ये है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे हम, कि भाई पहले तो इसको ऐसे लिख लो, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1.4/x, इस तरीके से बनेगा कि नहीं। अब यहां से अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर लो, जैसे 2 से कैंसिल हो रही है 7 से, और ये 0.7 से कैंसिल, और 0.7 into 7 कितना होता है, 49, ठीक है। 0.7 into 7 कितना होता है, 0.49। 4.9 सॉरी, 4.9 0.7 into 7 करेंगे ना, 7 into 7 49 होगा, और एक पॉइंट लगेगा क्योंकि एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है, 4.9 होगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोपोर्शंस में। मैं पूरा टेबल ही एक ड्रॉ करूंगा जिसमें सारे तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे। आपसे एग्जाम में फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछ लेगा कि फर्स्ट प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या है, या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए मीन प्रोपोर्शन क्या रहेगा। थर्ड प्रोपोर्शन के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, और फोर्थ प्रोपोर्शन के क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, अब चार तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं कि जो या तो फर्स्ट प्रोपोर्शन की वैल्यू पूछ लेगा, मीन प्रोपोर्शन की, थर्ड की, और फोर्थ की वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है। तो ठीक है, तो कैसे करना है इन क्वेश्चन को, देखो अब देखो हर एक चीज को निकालने के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं फॉर्मूले भी लिखवाऊंगा और आपको तरीका भी बताऊंगा कि फॉर्मूले आए कहां से है, ताकि आपको फॉर्मूला वगैरह याद करने की जरूरत ना पड़े। पहले फॉर्मूले देख लो। जो फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है उसको बोला जाता है ए, और ए का फॉर्मूला क्या होता है, b² / c, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, b² / c।
ऐसे जो मीन प्रोपोर्शन होता है इसको बोला जाता है बी, और इसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ ए इंटू सी। ठीक है, सिमिलरली जो थर्ड प्रोपोर्शन होता है सी, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर ओवर ए, बी स्क्वायर ओवर ए। और जो फोर्थ प्रोपोर्शन होता है उसे डी बोला जाता है, और वो होता है बी इंटू सी अपॉन ए। तो देखो सबके फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, अगर फॉर्मूले याद करने के चक्रों में रहे तो काफी दिक्कत हो जाएगी। तो बेसिक चीज सीख लो कि ये फॉर्मूला आया कहां से है, ये सारे फॉर्मूलाज आए कहां से ये पता चल जाएगा, अगर तो सीधा उसी में वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकल जाएगा हर बार। ठीक है, अब आया कहां से फॉर्मूला, ये देखो देखो कि जो मैंने आपको बताई थी ना मीन इक्वेशन, उसका यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको वो मीन इक्वेशन बताई थी, अदरवाइज उस इक्वेशन का कोई काम नहीं है पूरे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। ठीक है, और वो मीन इक्वेशन क्या थी, a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, यही थी ना, a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। सिमिलरली a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे से मुझे अगर b की वैल्यू a की वैल्यू निकालनी है, इसको इस इक्वेशन से अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है, तो क्या ये b ऊपर मल्टीप्लाई नहीं होगा, होगा कि नहीं? तो b ऊपर अगर मल्टीप्लाई होगा तो b इंटू बी क्या होता है, बी स्क्वायर, और डिवाइड बाय सी, तो फॉर्मूला बन गया बी स्क्वायर डिवाइड बाय सी। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी एंड बी इज इक्वल टू ए इंटू सी का रूट, फॉर्मूला बन गया। समझ रहे हो? यहाँ पे भी देखो, अगर आपने सी की वैल्यू निकालनी है तो देखो बी इंटू बी बी स्क्वायर होगा, और ए नीचे चला जाएगा, सी ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला, है कि नहीं? तो सारे फॉर्मूले इसी इक्वेशन से बन रहे हैं, मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, और जो थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होगा वो बनेगा इस इक्वेशन से, वो फॉर्मूला बनेगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन से, a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। इसलिए मैंने आपको ये इक्वेशन लिखवाई थी। ठीक है, और जो फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है वो ये इससे बनता है, जो मेन इक्वेशन होती है, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। तो अगर d निकालना है तो b ऊपर मल्टीप्लाई होगा b इंटू सी, और a नीचे आ जाएगा, तो b इंटू सी डिवाइड बाई ए। समझ गए ना बात को? इस तरीके से फॉर्मूले वगैरह प्रूव हो जाते हैं। तो अब आपने फॉर्मूला वगैरह का यूज नहीं करना है किसी ने भी, आपने इक्वेशंस पुट करनी है। मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ किस तरीके से पूछे जाते हैं। आपको ये कह देगा, इस तरीके से आएगा कि क्वेश्चन बोलेगा ऐसे, 12,9 फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन। बस इतना सा क्वेश्चन होगा, 12,9 फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन, बस यही क्वेश्चन होगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन होता है बिल्कुल। तो करना किस प्रकार से, देखो आपसे क्या पूछा गया है, फर्स्ट प्रोपोर्शन। तो अगर आपसे फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछा गया है, मतलब आपसे ए की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, ए की वैल्यू पूछी गई है, तो गिवन क्या है, अगर ए की वैल्यू पूछी गई है तो आपको गिवन होगा बी एंड सी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलना है, जैसे आपने पहले चला था, जो पहले गिवन है वो पहला अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले नंबर पे आता है वो होगा, और रेस्ट इज सेकंड थिंग। तो भाई देखो, ए पूछा हुआ है तो ए की वैल्यू तो गिवन नहीं होगी, तो ए एज इट इज लिखा। दूसरे नंबर पे बी आता है, बी की वैल्यू 12 होगी, और यहाँ भी बी की वैल्यू 12 और सी की वैल्यू 9, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। ठीक है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। ठीक है, और यहां से देखो, अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो 12 इंटू 12 डिवाइड बाय 9, तो 3 यहाँ पे 4 से कैंसिल, 3 यहाँ पे 4 से कैंसिल, आंसर आ जाएगा 16। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास इसका, 16। क्लियर हो गया होगा सभी को ये वाला क्वेश्चन? हर क्वेश्चन इसी तरीके से होगा इसका। ठीक है, हर क्वेश्चन इसका इसी तरीके से ही होगा। वेरी गुड, 16 ही आएगा। ऐसे सेकंड देखो इस तरीके से बन सकता है, आपको क्या बोल देगा, 27,3 फाइंड मीन प्रोपोर्शन, फाइंड मीन प्रोपोर्शन, कि 27,3 फाइंड मीन प्रोपोर्शन, की मीन प्रोपोर्शन क्या रहा होगा। तो कैसे करेंगे इस मीन प्रोपोर्शन वाले को भी, कि देखो जब आपको मीन प्रोपोर्शन पूछा हुआ है तो मतलब बी पूछा हुआ है, ठीक है,
तो बी अगर आपसे पूछा गया है तो गिवन क्या है आपको गिवन होगा ए और आपको गिवन होगा सी। क्लियर हो गया सभी को? तो ए की वैल्यू क्या है 27 है, बी की वैल्यू बी लिखो, यहाँ भी बी की वैल्यू बी लिखो, सी की वैल्यू 3 लिख दो। ठीक है, उसके बाद हमें पता है ये बनेगा बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो, और ये बनेगा 81, और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। वेरी गुड, सबका 9 आ गया आंसर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखो, अगर मान लो इस थर्ड प्रोपोर्शन पूछ ले तो इस तरीके से आता है क्वेश्चन कि आपको कह देगा कि 18,24 फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन, इस तरीके से आ जाएगा। तो थर्ड प्रोपोर्शन अगर आपसे पूछा गया है तो आपको क्या गिवन होगा, फर्स्ट प्रोपोर्शन एंड मीन प्रोपोर्शन। आंसर बताइए इसका क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट क्या रहेगा, शाबाश, वेरी गुड, आंसर आने शुरू हो चुके हैं। 32 कह रहे हैं सारे के सारे, कईयों का आंसर 72 भी आ रहा है, कईयों का 36 आ रहा है। गुड, देखते हैं क्या है। तो ये आपको गिवन क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है तो फर्स्ट और मीन आपको गिवन है। ठीक है, तो ऐसे वैल्यू पुट करो, 18/24 डिवाइड बाय 24 ओवर सी, यही बनेगा ना। तो जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करो, जैसे 6 इंटू 3 6 इंटू 4, और ये 8 से कैंसिल हो गया। तो सी की वैल्यू क्या बनेगी 8 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 32। तो 32 वाले सही है, बाकी सारे गलत है, क्रॉस चेक कर लेना एक बार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन किस तरीके से होता है। आपको ये कह देगा कि भाई 48, 60, 72 फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन। फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन 48, 60, 72, ठीक है, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन। तो अगर आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है, मतलब डी पूछा हुआ है, तो अब आपके पास क्या गिवन होगा, ए बी एंड सी। ठीक है, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये बनेगा हमारे पास। ठीक है, अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल आउट कर लो आप, कि 12 × 4 12 × 5, ये हो गया कैंसिल। आगे 4 से कैंसिल होगा 18 से, और 18 इंटू 5 डी की वैल्यू क्या बनेगी 90। तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा, फोर्थ प्रोपोर्शन भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 4 तरह के प्रोपोर्शंस के क्वेश्चन होते हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, सब कुछ ही लिखा हुआ है, फॉर्मूले वगैरह करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। अब असाइनमेंट पे आओ सभी, असाइनमेंट पे आओ, और असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 करके दिखाओ। जल्दी से असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 करके दिखाओ, क्या आंसर रहेगा। सेवेंटी टू कैसे कैंसिल हुआ, देखो 12 × 4 12 × 5 है, 4/5 था। अब इस 4 को मैंने यहाँ पे कैंसिल किया, 18 इंटू 4 72, 18 इंटू 4 72। गुड गुड, वेरी गुड, 15, 16, 17 क्वेश्चन है। तो 15th में आपसे पूछा गया था मीन प्रोपोर्शन, तो 9 इंटू 4 36 का √6 आएगा आंसर इसका, बिल्कुल सही है। 16th में आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछा गया था, तो 6 इंटू 4 4 96 आंसर होगा इसका। ठीक है, वेरी गुड। एंड 17th में आपसे पूछा गया था जी फोर्थ प्रोपोर्शन, तो 8 इंटू 3 इंटू, इसका आंसर होगा 108। हाँ जी, 17th का ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। ठीक है जी,
ओके, तो सबने आंसर दे दिया है, तो ऐसा करो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ मुझे, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 42। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 42। असाइनमेंट का जो क्वेश्चन नंबर 42 है, मैं लिख देता हूं बोर्ड पे भी। 1/x रेशो 1/y रेशो 1/z, 1/x रेशो 1/y रेशो 1/z इज इक्वल टू 2:3:5। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ x रेशो y रेशो z कितना होगा। जल्दी से आंसर बताओ इसका। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में, बड़ी आसान सी चीज है। 1/x रेशो 1/y रेशो 1/z की वैल्यू 2:3:5 है। तो बताओ x रेशो y रेशो z कितना होगा। आंसर आने शुरू हो चुके हैं, वेरी गुड रोहित। कैसे किया इस क्वेश्चन को, थोड़ा आइडिया दो मुझे। एलसीएम का यूज करके, वेरी गुड, एलसीएम का यूज होगा। देखो जी, एक चीज समझो थोड़ा सा ना, 1/x 1/y और 1/z की वैल्यू गिवन और x y z की पूछ रहा है, मतलब इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे, है ना। इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू क्या आएगी, इसका रेसिप्रोकल। भाई देखो ना, 1/x का रेसिप्रोकल x होता है, 1/y का y होता है, 1/z का z होता है, ठीक है। तो अगर आपको इन तीनों के रेसिप्रोकल की अगर रेशियो पूछ रहा है, तो उसका आंसर क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। तो आप क्या करोगे, सिंपली कैसे सॉल्व करोगे इसको, 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/5, इस तरीके से सॉल्व होगा ये, ठीक है। 30 हमारा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, तो 30 डिवाइड बाय 2 15 रेशो 10 रेशो 6, तो आंसर आएगा 15 10 एंड 6। ये इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्लियर हो गया सभी को। हाँ जी, क्लियर हो गया ना। चलिए अब होमवर्क पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चे, फिर से कह रहा हूं कि फ्रैक्शन सारी की सारी याद कर लेना, और असाइनमेंट में आपने क्या करना है, फिर से एक बार घर जाके 1 से लेके 21 तक क्वेश्चन दोबारा करने हैं, 1 to 21 एक साथ करने हैं, ताकि कोई डाउट ना रहे आपको, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दो। अगर वो इजी हुआ, समझाने लायक हुआ बिना पेन कॉपी के, तो मैं ऑडियो रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर दूंगा। अदरवाइज मेरे मेरे मुझे याद रहते हैं कि डाउट है आपके, ठीक है। तो क्लास के अंदर भी हम डाउट डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में फिर। थैंक यू वेरी मच।